करेगी, कॉन्ट्राबैंड उसको प्राइस कोर्ट्स के लिए भेजेगी, ठीक है। और प्राइस कोर्ट्स मतलब कोर्ट्स मीन अदालत, प्राइस कोर्ट जो है वो फैसला करेगी। अगर कॉन्ट्राबैंड हुआ तो वही स्टेट रिटेन कर लेगी उस माल को, और अगर कॉन्ट्राबैंड ना हुआ तो दूसरी स्टेट को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जब हमने पढ़ना है तब डिटेल में जाना, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए प्राइस कोर्ट्स हैं क्या, ठीक है जी। और लास्ट टॉपिक है स्टेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्टेट एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कुछ चीजें हम लॉज ऑफ सीज में पढ़ेंगे, कुछ इधर उधर से मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट्स और नोट है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। स्टेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट लास्ट टॉपिक है। अब ऐसा कर लें फिजा, ये सारे टॉपिक्स को कॉपी करके काइंडली एक उसमें विंडो में इधर पेस्ट कर दें, ताकि किसी स्टूडेंट का रह जाए तो वो बाद में उसको कर सकता है। ठीक हो गया। तो अब हम जरा जल्दी से 1-2 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन किसी का कोई हो, हम वो कर लेते हैं। पहले फिजा उसको पेस्ट कर दें सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे टॉपिक्स को एक ही उसमें विंडो में, स्टेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी पेस्ट वो करके, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पर आ जाते हैं। फिर हमारा सेकंड पोर्शन खत्म हो जाएगा और हम लास्ट पोर्शन पे चलेंगे, दैट इज हमारा आज का टॉपिक। तो जी प्लीज फिजा काइंडली ये पेस्ट कर दें ताकि फिर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस आंसर कर लें। ठीक है जी, थैंक यू। अब ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर जी किसी के हैं तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन आंसर्स किसी के स्टूडेंट के? जी हेलो। ओके जी, स्टूडेंट्स सर एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वैसे वर्बली आपको बताएं तो इट्स वेरी इजी। वो हैंड रेस का आइकन है उनके पास, तो वो उसको यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर बच्चा बात करना चाह रहा है, तो हम सिर्फ उसी को ही अनम्यूट करेंगे, वरना आपने देखा अभी सारे अनम्यूट हो गए थे तो बहुत ही ज्यादा कियोस हो रहा था क्लास में। ओके सर। जी मैडम, जी मैडम, अनम्यूट आप खुद ही करेंगी ना स्टूडेंट्स को, म्यूट अनम्यूट? वो सर हैंड रेस आइकन करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, इन केस अगर मेरा ध्यान ना हो। ठीक है, चलें आप जरा 2 मिनट इधर रहिएगा, बस आप कर दें, फिर हम जल्दी से आगे चलें। ठीक है जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से कर लें, सो दैट हम टॉपिक पे चले जाएं, हमारे पास टाइम बहुत कम है और आज हमने एक टॉपिक भी करना है। तुबा खालिद ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है चैट में। अच्छा चैट में, ओके मैं चैट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा तुबा, जो आपने क्वेश्चन किया है कि एफपीएससी की कुछ उसमें हेडिंग्स नहीं है जो मैंने बताई हैं, मैंने थोड़ी सी चीजें आपको डिटेल में बताई हैं। एफपीएससी के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि उन टॉपिक के अंदर फर्दर ये हेडिंग बनती है, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने हेडिंग्स आपको बताई हैं वो दरअसल वो चीजें हैं जो डिटेल में हैं, तो इसलिए वो उसमें नहीं। अच्छा, स्कोरिंग के लिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछते थे, सर स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है? स्कोरिंग ऐसा है कि इंटरनेशनल लॉ तो इवन 82 तक भी इसने 100 में से मार्क्स दिए हैं, ठीक है। 76 तक एवरेज मार्क्स लिए हैं, एवरेज मतलब कि तमाम स्टूडेंट्स के आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह की मैंने एक बात बताई कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने, मैं हर तरह जिस आज आपकी क्लास में बार बार रिपीट करता हूँ कि काइंडली शॉर्ट नोट्स चॉइस पर नहीं छोड़ने हैं, तो कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि शॉर्ट नोट्स चॉइस पर छोड़े हुए थे, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हुए थे, तो वो बड़े अच्छे रहे, उनको पेपर बड़े करना ईजी लगा। क्योंकि इस साल मैंने आपको बताया कि 4 शॉर्ट नोट्स आए हुए थे आउट ऑफ 7, 4 शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स का उल्टा बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम इतना सेव हो जाता है कि 3 घंटे के बजाय आप आराम से 2, सवा 2, 2.5 घंटे में पेपर करके उसको रीचेक करके आराम से अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आ जाते हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो अगर एक चीज मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ तो हमेशा क्लास में, कि जैसे टीचर्स आपको क्लास में बता रहे हैं, हर टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एकेडमी आपको समझा रही है, अगर आप उस तरह चीजों को फॉलो करें और उन चीजों को प्रॉपरली कि जैसे उन्होंने कहा है उस तरह फॉलो करना शुरू कर दें, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको पेपर्स में किसी तरह के इश्यूज नहीं होंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स चॉइस पर ना छोड़ें, शॉर्ट नोट्स आप आराम से 4 नहीं तो चलें 5 दिन में कवर कर लेंगे। फिर भी स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं। पेपर में जिस तरह साल 4 शॉर्ट नोट्स आ गए, जिन्होंने चॉइस पे छोड़ा हुआ था उनको मसला हो गया। सो जिन लोगों ने प्रॉपर सोचा होता है कि जी हमने एलोकेट होना है, बड़ी डिटरमिन होते हैं पढ़ने के लिए, तो वो उन चीजों को फॉलो करते हैं। सो फॉलो फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें नहीं होगा जी। ये वॉर, लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी वगैरह, ये सब जो है
फिजा आ जाते हैं लॉज ऑफ वॉर में। मैं एक टॉपिक शायद भूल गया हूँ आप लोगों को बताना, काइंडली लॉज ऑफ वॉर ऐड कर लीजिए एक टॉपिक। मैंने स्टार्ट में बताया था लॉज ऑफ वॉर हम करेंगे, लेकिन सिलेबस में मैं लिखवाना भूल गया हूँ, तो काइंडली लॉज ऑफ वॉर ऐड कर लें। ठीक है, लॉज ऑफ वॉर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हम वॉर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट सिलेबस में मैं लिखवाता भूल गया जी। और कोई क्वेश्चन? ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन राइट्स में बहुत फर्क है फिजा, वो हम जब रेलेवेंट टॉपिक में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आंसर ये है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है इसको लॉज ऑफ वॉर कहते हैं, और ह्यूमन राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बाकी कमिंग क्लासेस में मैं इंशाल्लाह ताला इन चीजों को डिस्कस करूंगा जब हम टॉपिक्स में जाएंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज लॉज ऑफ वॉर, जिसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, एंड ह्यूमन राइट्स इज फंडामेंटल राइट्स जी। और कोई क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन है प्लीज, ताकि हम टॉपिक की तरफ चलें, टाइम हमारे पास बहुत कम है। जी मैडम, देख लें जरा किसी का है कोई क्वेश्चन, ताकि हम नेक्स्ट उस पे चलें। नहीं सर, आई थिंक दे आर डन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ऐसा है मैडम, ये जो टॉपिक है इसको मैं तकरीबन 3 पोर्शंस हैं, तो एक पोर्शन के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाऊंगा। ठीक है, तो वो आप फिर जरा देख लीजिएगा थोड़ी देर तक। ठीक है, ओके। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लिहाजा टॉपिक हमारा जो है आज का वो जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आज का हम टॉपिक करेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये हमारा आज का टॉपिक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है, इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता जाऊं कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट लॉज की डिस्कशन करता हूँ कि ये चीज़ इस्लामिक लॉ में ऐसे है, ये चीज़ इंटरनेशनल लॉ में ऐसे है, ये चीज़ पाकिस्तानी लॉ में ऐसे है। वो उसका सिर्फ ये पर्पज होता है कि आप लोगों का थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लें आप लोग मुझसे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये होती है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए, सिर्फ इनका पर्पज ये है। तो मैं आपको जो डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा डिफरेंट लॉस की, आपने उनको पेपर्स में नहीं लिखना, ये काइंडली नोट करने। आज फर्स्ट क्लास में, मैं हर क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, और आपने उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होगी, और सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए होगी, ताकि जब आप इस्लामियात पढ़ रहे हो, जब आप करंट अफेयर्स लिख रहे हो, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स कर रहे हो, तो वो चीजें आपको दूसरी पाकिस्तानी लॉज वगैरह के अकॉर्डिंग पता हो। आपने पेपर में सिर्फ वो एग्जांपल कोड करनी है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की मैं बताऊंगा। मैं आपको एग्जांपल्स डिफरेंट बताऊंगा आपके नॉलेज की इंप्रूवमेंट के लिए, आपकी जो समझाना चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बट आपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ वाली एग्जाम्पल को ही कोड करना है, बाकी किसी एग्जाम्पल को कोड नहीं करना। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये है कि मैं बुलेट्स में चीजों को लिखवाता हूँ। बुलेट्स में मेरा मतलब ये है कि मैं नोट्स क्लास में बच्चों की तरह डिक्टेट तो नहीं कर सकता एक एक लाइन, तो मैं आपको बुलेट्स में चीजें लिखवाता हूँ, और आपने लेक्चर को खुद नोट करना है, और बुलेट्स को फिर घर जाके एक्सप्लेन करके नोट्स की फॉर्म में बनाने हैं। क्योंकि बुलेट्स में आप पेपर नहीं लिख सकते हैं, पूरा अपना आंसर जो है वो आप अटेम्प्ट बुलेट्स में नहीं कर सकते, नंबर 1। सेकंड, बुलेट्स ग्रामेटिकली ठीक नहीं होते हैं और वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। क्लास में टाइम सेव करने के लिए मैं बुलेट्स में आपको चीजें लिखवाऊंगा, और आप क्या करेंगे कि आप उन बुलेट्स को घर जाके प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है जी। चलें जी, अब आपके पास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ये समझना जरूरी है, हम पढ़ रहे क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी, और डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनेशनल लॉ एक स्टार्ट लिया उसने, और कैसे यूएन चार्टर की फॉर्म में और डिफरेंट लॉज की फॉर्म में करंट एरा में आया। बिगिनिंग से एंड तक हम इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट को देखेंगे, और मेनली इसमें देखेंगे कि किन सिविलाइजेशंस ने, पहले पोर्शन में देखेंगे किन सिविलाइजेशन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, बाद में हम देखेंगे कि क्या स्कूल ऑफ थॉट्स ने कहा, और फाइनली यूएन चार्टर कैसे डेवलप हुआ और डिफरेंट लॉज। लिखिए जरा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरास। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरास। थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरास। पहला है डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। सेकंड, डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th century. And third, development during 18th century and onward, present तक। मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एरा है डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। सेकंड, डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th century। थर्ड, डेवलपमेंट ड्यूरिंग
18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। अब हम स्टार्ट करने लगे जी फर्स्ट एरा। 3 मैंने पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एरा पे आने लगा हूँ, डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। थोड़ी आपकी राइटिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर, मिडिल एजेस एंड बिफोर। मिडिल एजेस एंड बिफोर जो है, इसमें 4 सिविलाइजेशंस को हम पढ़ेंगे मेनली। मिडिल एजेस का टाइम पीरियड है 5th to 15th सेंचुरी, 5 से 15वीं सदी का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं मिडिल एजेस। तो हम पढ़ रहे क्या, जरा गौर से सुनिएगा, मिडिल एजेस एंड बिफोर, मीनिंग देर बाय हम 5th to 15th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुई है वो पढ़ रहे हैं, एंड बिफोर मतलब 5वीं सदी से पहले भी जो डेवलपमेंट होती रही उसमें हम मुस्लिम एरा को, मुस्लिम सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। सो पहले लिखिए जी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। ठीक है जी, अब मैं बुलेट्स लिखवा रहा हूं, फिर लिखवाने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स को हम पढ़ रहे हैं कि ग्रीक की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, सो अब मैं बुलेट्स में इसको लिखवा रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। पहला लिखिए, दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म। सेकंड, they followed laws of treaties, they followed laws of treaties. And third, they developed laws for the exchange of, they developed laws for the exchange of prisoners of war, they developed laws for the exchange of prisoners of war. तीन जी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कोशिश कीजिएगा एक्टिव रहें, क्योंकि मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, मैं उनको जगा नहीं सकता। सो काइंडली थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह क्लास के आखिर में आपको ये चीजें याद होने, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ टोटली याद भी करवाऊंगा। सो पहला जी आगे जी कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट एरा में पहली कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। मैं रिपीट कर लेता हूँ, दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, पहला पॉइंट था। सेकंड, दे फॉलो लॉज ऑफ ट्रीटीज। एंड थर्ड, गुड, ग्रेट। एंड थर्ड, दे कन्फर, पहला दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, सेकंड दे फॉलो लॉज ऑफ ट्रीटीज, एंड थर्ड दे कन्फर प्रिविलेजेस, कन्फर करना, देना, दे कन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, they confer privileges and immunities to diplomatic agents, they confer privileges and immunities to diplomatic agents. अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाते हैं पहले बात पे, दे बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म जो है उसको जरा समझते हैं कि उनका मकसद क्या था, कि इंटरनेशनलिज्म होता क्या है। इंटरनेशनलिज्म से उनका मतलब ये था कि उस दौर में अगर आपको हिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो सिटी स्टेट्स की, अगर सिटी स्टेट्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो चले हम मूवीज में चले जाते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मूवीज में ले जाता हूँ क्योंकि वो लोग देख रहे होते हैं। हमने डिफरेंट मूवीज देखी हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैडिएटर आपने मूवी देखी होगी, अगर वो किसी ने नहीं देखी तो ट्रॉय देखी होगी, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो सीजन आजकल सारे लोग देखते हैं, तो गेम ऑफ थ्रोन्स आप लोगों ने देखे होंगे। सो अगर हम उसमें थोड़ा सा उन मूवीज में अगर जाएं तो सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जिस तरह आजकल प्रॉपर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इस तरह स्टेट्स नहीं होती थी, बल्कि एक सिटी सा होता था जिसकी चारदीवारी होती थी, उसका एक किंग होता था। और जी बिल्कुल, ये वाला सीजन अभी मैंने नहीं देखा, अभी बड़ी लंबी है इसकी जो है वो सीजन्स की, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। एनीवे, सो हमने देखा कि इन सीजन्स में अगर आपने या इन मूवीज में देखा, और अगर नहीं भी देखते तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि उस दौर में एक शहर होता था और उसकी चारदीवारी होती थी। सो उसका एक किंग होता था, उसके अपने रूल्स होते थे। तो सिटी स्टेट्स का ऑलमोस्ट ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता था, तो उस दौर में सिटी स्टेट्स होते थे। तो ग्रीक्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि एक कॉमन लॉ बनाया जाए, मतलब ये जरा मैं बोलता हूँ, इसको बेशक लिख लें कि इंटरनेशनलिज्म से उसका मतलब क्या था, कि देयर शुड बी सम लॉ दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑल स्टेट्स, देयर शुड बी सम लॉ दैट गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ ऑल स्टेट्स। उनका कहना यह था कि एक ऐसा यकसा कानून हो, एक कॉमन लॉ हो, एक प्रॉपर लॉ हो जिसको तमाम सिटी स्टेट्स फॉलो करें, वो तमाम सिटी स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करे, क्योंकि उस टाइम पे तो सिटी स्टेट्स के रिलेशंस थे, वो आपस में ट्रेड करते थे, वो ट्रीटीज करते थे, वो सब कुछ उनके बीच में था, तो वो वॉर्स करते थे। तो उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब करेंटली कौन सा ऐसा लॉ है जिसको हम, जो तमाम स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करते हैं, और उस लॉ का नाम है इंटरनेशनल लॉ।
तो उस दौर में उन्होंने इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज नहीं किया, उस दौर में उन्होंने उसका नाम यूज कर लिया इंटरनेशनलिज्म। सो उन्होंने ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया कि कानून हो जो तमाम स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करे। उसके बाद सेकंड कि उन्होंने लॉज ऑफ ट्रीटीज को डेवलप किए, ठीक है जी, मतलब हर स्टेट आपस में ट्रीटीज करती थी, ट्रेड की ट्रीटीज होती थी। उसका कॉन्सेप्ट दिया। एंड थर्ड, दे डेवलप इम्यूनिटीज, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज का कॉन्सेप्ट दिया। तो तीन चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि ग्रीस ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात की, लॉज ऑफ ट्रीटीज की, और इंटरनेशनलिज्म की बात की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, ग्रीक्स पे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। पहली एरा में सेकंड आपकी हेडिंग होगी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। ग्रीक्स जो है जरा लिख लें अगेन, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लिखिए जी, दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर एंड पीस, दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर एंड पीस। सॉरी, पहले जो मैंने पढ़ाया दैट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ, आई एम सॉरी जी, पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज था, मैं जरा गलत हो गया। फर्स्ट वाला कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज था, नॉट ग्रीक्स। ये जरा थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स पढ़ रहे हैं। एम आई क्लियर? ये क्लियर हो गया? जो फर्स्ट हमने हेडिंग पढ़ी है वो दैट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज था। कोई एक मुझे मैसेज कर दे ताकि क्लियर हो गया। फर्स्ट हेडिंग वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज। अब सेकंड हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। फर्स्ट एरा की सेकंड हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। गुड, ग्रेट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स में पहले लिखिए, दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर एंड पीस, दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर एंड पीस। नहीं, ये जरा मुझे एक मैसेज है अब्बास, इन कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज यू टोल्ड थर्ड पॉइंट एज डेवलपमेंट ऑफ लॉज फॉर एक्सचेंज ऑफ, नो 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 नो, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज का थर्ड पॉइंट था दे कन्फर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, ये मैंने लिखवाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा काइंडली देख लें, मैंने लिखवाया दे कन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स, दे कन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स। थर्ड पॉइंट ये है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब आ रहे हैं जी कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स पे, मैं जरा क्लियर कर दूं। सेकंड हमारी हेडिंग है, पहली थी हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं रिपीट कर देता हूं, ये फिजा ने कॉपी भी किया हुआ है। पहली हेडिंग थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज, जिसमें इंटरनेशनलिज्म की बात की, लॉज ऑफ ट्रीटीज की बात की, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात की। अब हम आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स पे पहला पॉइंट है दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर एंड पीस। सेकंड पॉइंट लिखिए, दे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, दे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। और थर्ड लिखिएगा, दे डेवलप लॉज, they develop laws for the exchange of prisoners of war, they develop laws for the exchange of prisoners of war। अच्छा जी, अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बट मैंने अलग अलग इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता होना चाहिए कि इनकी भी तीन पॉइंट्स हैं, जरा याद करने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले जी, जो ग्रीक्स ने, ग्रीक्स का आपको पता है एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह जो थे, इन्होंने जो मेन डेवलपमेंट की इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीब्यूट किया वो ये किया कि इन्होंने लॉज ऑफ वॉर एंड पीस डेवलप किए। सेकेंड, बच्चे ये मैं जरा क्लियर कर दूं अगर मैं गलती से बोल गया हूं, ज्यूज का थर्ड पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यूज, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूज का थर्ड पॉइंट है
दे कन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ये फिजा ने किया हुआ, मैं पेज दोबारा कर रहा हूं। ये ज्यूस का थर्ड पॉइंट है, दे कन्फर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ठीक है, हाँ। ग्रीक्स का थर्ड पॉइंट है, दे डेवलप लॉज फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मैं क्लियर हूं, आप कंफ्यूज ना हो ताकि रेपिटेशन ना हो। ठीक है, ओके जी। अब सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस जो है, उसने, मैंने कहा जी कि ग्रीस ने डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ वॉर एंड पीस किया। इन्होंने डेवलप लॉज के डिफरेंट पेश किए और फिर पीस के, तो लॉज और के वॉर के कौन से लॉज थे, पीस के कौन से वॉर थे, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। सेकंड, इन्होंने दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, लेट्स से एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो ग्रीक्स ने कहा वो कैसे अपने मसले को हल करेंगे, क्योंकि स्टेट ए के अपने लॉज हैं, बी के अपने लॉज हैं। तो उन्होंने ऐसे किया, एक कॉन्सेप्ट दिया आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि सालसी, आपको पता होगा जैसे ट्रंप ने कहा था जी कि हम इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें मैं सालसी का रोल प्ले कर सकता हूँ, ट्रंप ने कहा था। ठीक है जी, एज एन आर्बिट्रेटर। सो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा व्हाट इज एन आर्बिट्रेटर। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ में कैसे आर्बिट्रेशन होती है। तो इन्होंने कहा जी कि ऐसा करेंगे, नहीं, मीडिएशन इज समथिंग एल्स, मीडिएशन आर्बिट्रेशन में बड़ा फर्क है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आर्बिट्रेशन होता है सालसी, थर्ड पर्सन एक बीच में आता है जी, हम आपका मसला हल करेंगे, और वो कैसे होते हैं हम बाद में देखेंगे डिटेल, अभी ध्यान में रखना सालसी। तो उन्होंने उस वक्त क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा ग्रीक्स ने कि जब भी स्टेट ए और बी का कोई डिस्प्यूट आएगा तो दोनों के अपने लॉज हैं, तो किसके लॉ फॉलो किए जाएंगे, तो लिहाजा वो दोनों स्टेट ऐसे करेंगी कि एक थर्ड स्टेट के एम्परर को चूज कर लेंगी, दोनों अपनी मर्जी से, विद देयर ऑन कंसेंट, और वो थर्ड स्टेट का जो एम्परर होगा वो उस मसले को रिजॉल्व करेगा, और उसका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। सो दे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। आज हमने एक टॉपिक लिखा है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अगर आपको याद हो, तो उसमें एक वन ऑफ द मेथड्स जो है दैट इज आर्बिट्रेशन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के जो 8-9 मेथड्स हैं, उन आउट ऑफ 8-9 मेथड्स एक मेथड ग्रीक्स ने डेवलप किया है, दैट इज आर्बिट्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे जी लास्ट, दे आल्सो डेवलप लॉज फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जंगी कैदी, उनको कैसे एक्सचेंज किया जाए, किसके बदले सोना होगा, किसके बदले चांदी होगी, वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ लॉज उन्होंने बनाए थे जिसकी डिटेल जरूरत नहीं है। सो ग्रीक्स ने एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि हमने, हमारी जो पहली हेडिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, वो हेडिंग है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम आज पढ़ रहे हैं, और पहली हेडिंग है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट एरा डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। अभी हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। आप अपनी कॉपी पे साथ साथ देखते जाएंगे ताकि क्लियर हो जाए। उसमें हमने पहली कंट्रीब्यूशन पढ़ी ये ज्यूज की। ज्यूज ने इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ज्यूज ने लॉज ऑफ ट्रीटीज की बात की है, एंड ज्यूज ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात की है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रीक्स पे। ग्रीक्स ने लॉज ऑफ वॉर एंड पीस डेवलप किया है। ग्रीक्स ने आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि स्टेट्स कैसे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती हैं, मतलब कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म डेवलप किए थे। एंड थर्ड, उन्होंने प्रिजनर्स को एक्सचेंज करने के लॉज डेवलप किए हैं। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स जो है, इसमें पहले लिखिए, दे फर्दर डेवलप लॉज ऑफ वॉर। दे फर्दर डेवलप लॉज ऑफ वॉर। फिजा टाइम पीरियड वगैरह ये जो छोटी सी चीजें हैं ये बुक्स में हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने ओवरऑल 5th to 15th सेंचुरी का बता दिया। ठीक है, तो ये आप बुक में, ये आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब एक चीज बताता जाऊं कि मैं आपको बुक से वो मेन चीजें करवा रहा हूँ, जो चीजें बल्कि मैंने आगे बतानी भी है, और जो चीजें सिंपल सी हैं, जैसे टाइम पीरियड क्या है, एजेस कौन सी हैं, ये चीजें आपको बुक से मिल जाती हैं। तो आप इसलिए अपने नोट्स को थोड़ा सा कंपाइल करेंगे, इस तरह हमारा टाइम सेव हो जाता है। ओके, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स आप उसी टॉपिक में से, हेडिंग में से, बुक्स में से उठाते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, रोमन्स का पहला पॉइंट आ गया, दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर। पहला पॉइंट, मतलब इन्होंने लॉज ऑफ वॉर को फर्दर डेवलप किया। और रोमन्स की एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है जो अभी तक चली आ रही है, आपने सुना होगा जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट।
मतलब अमेरिका कहता है कि हमने अफगानिस्तान पे जो वॉर की है वो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, वो हम बाद में देखेंगे अमेरिकन अटैक्स जब पढ़ेंगे, जब करंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रोमन ने एक जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट किया। तो लॉज ऑफ वॉर में मेजर डेवलपमेंट रोमन ने क्या की स्पेसिफिकली, लिखिए जरा, दे डिफरेंशिएट बिटवीन just and unjust war. They differentiate between just and unjust war. रोमन्स ने जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, ठीक है जी, जस्ट JUST एंड अनजस्ट वॉर। अच्छा, अभी आप लोगों के माइंड में भी ये चीज होगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ऐसा ही है कि वॉर इज ऑलवेज इलीगल। जैसे ही हम वॉर को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि दिस इज एन इलीगल एक्ट, ठीक है, नॉर्मल एक थिंकिंग है। लेकिन रोमन्स ने कहा नो, वॉर इज नॉट ऑलवेज इलीगल, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वॉर बिकम लीगल, ठीक है। सो उन्होंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉर, वन इज लीगल वॉर दैट इज कॉल्ड जस्ट वॉर, एंड अनदर इज इलीगल वॉर दैट इज अनजस्ट वॉर। सो उन्होंने कहा जी 4 कंडीशंस पर स्टेट अटैक करेगी तो वो जस्ट वॉर हो जाएगी। 4 कंडीशंस पर। नंबर 1 जी लिखिए जरा, मतलब स्टेट मीन रोम्स कहते थे कि हम अगर ये 4 कंडीशन पर अटैक करेंगे तो वो लीगल वॉर होगी, वो जस्ट वॉर होगी। नंबर 1, अटैक ऑन रोमन टेरिटरी। नहीं शेरशाह, अभी हम देखेंगे कि जस्ट वॉर इज नॉट हार्मफुल। अभी आप देखेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। जरा मैं लिखवा लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। अटैक ऑन रोमन टेरिटरी, नंबर 1। सेकंड, वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज, violation of laws of treaties. Third, violation of diplomatic immunities, violation of diplomatic immunities. And fourth, assistance to an enemy state by a friendly state of Rome. Assistance to an enemy state by a friendly state of Rome. 4 चीजें हैं, मैं रिपीट करता हूं। अटैक ऑन रोमन टेरिटरी, वायलेशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज, वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, एंड असिस्टेंस टू एन एनिमी स्टेट बाय अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ रोम। अच्छा जी, अब फोर्थ में रिपीट कर रहा हूं, असिस्टेंस टू एन एनिमी स्टेट बाय अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ रोम। वो फिजा भी पेश कर देंगी, वो फॉलो दे रही हैं, फॉलो अप कर रही हैं मेरी चीजों को, और वो इधर करती रहेंगी। जी 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 जी, मैं बताता हूं। अब जरा देखिएगा, रोम ने कहा कि वॉर इज नॉट ऑलवेज इलीगल, बट अंडर सर्कमस्टांसेस वॉर बिकम लीगल। सो दे डेवलप लॉज ऑफ वॉर इन अ सेंस दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉर, वन इज लीगल वॉर एंड द अदर वन इज इलीगल वॉर। रोमन्स ने कहा कि 4 कंडीशंस में रोम के अकॉर्डिंग वॉर लीगल हो जाती है, और फिर बाद में सर्टेन स्टेट्स ने इसको फॉलो करना शुरू किया, और कुछ अभी तक चल रही हैं इनमें से पॉइंट्स। उन्होंने कहा जी अटैक ऑन रोमन टेरिटरी, ये जो आप कह रहे हैं रोम, तो ये रोम का व्यू था, तो इसलिए रोम ने अपने बारे में कहा था, और बाद में फिर स्टेट्स ने इसको फॉलो किया, बट कंट्रीब्यूशन रोम्स की थी, रोम ने इसको कहा था, तो इसलिए हम रोम लिख रहे हैं। रोम ने कहा अटैक ऑन रोमन टेरिटरी, और अब आप ये शेरशाह ने कहा कि हार्मफुल है, तो लेकिन अभी आप देखेंगे कि कई जगह पर ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। रोम ने कहा कि जब एक स्टेट रोम पर अटैक करती है, सो इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ स्टेट, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ रोम कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। तो जब वो सेल्फ डिफेंस में रोम रिटेलिएट करेगा, दैट वॉर वुड बी जस्ट वॉर, दैट वॉर वुड बी लीगल वॉर, एंड विल नॉट बी टर्म्ड एज इलीगल और अनजस्ट वॉर। नंबर 1, गॉट इट, गुड, ग्रेट। उसके बाद सेकंड आ गया, रोम ने कहा जी हम किसी मुल्क के साथ कोई मुआहदा करते हैं, ट्रीटी करते हैं, हम अभी देखेंगे इस्लामिक लॉ में भी ये चीजें थी, और ट्रीटी वो स्टेट अगर उस ट्रीटी को वॉलेट कर देती है, जब वो उसको वॉलेट करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोम उसके बदले में उसके ऊपर वॉर करेगा, ठीक है, ताकि ट्रीटी के ऊपर सैंक्शंस लगे, ट्रीटी जो है उसकी थोड़ी सी डेटरेंस हो कि कोई किसी ट्रीटी को वॉलेट ना करे। थर्ड, वॉलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। रोम ने कहा कि अगर हम अपना डिप्लोमेट, अपना मैसेंजर किसी मुल्क में भेजते हैं, ठीक है, वो उधर जाता है और वहां पर उसको कत्ल कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया, या कोई भी इम्यूनिटी जो है वो वॉलेट हुई, तो रोम उसके ऊपर वॉर करेगा, ठीक है, ये इस्लामिक लॉ में भी कॉन्सेप्ट था।
कि आप कासिद को अरेस्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। हजरत उस्मान वाला किस्सा भी हम देखेंगे, रज़ी अल्लाह अन्हु वाला। सो उसने कहा जी आप उसमें भी देख सकते हैं, रोम की हमारे पास है 300, अगर आपने मूवी देखी हो तो 300 में जब वो उसके मैसेंजर को मार देते हैं तो उसके खिलाफ वो वॉर करते हैं, ठीक है। सो रोमन कॉन्सेप्ट ये था कि 300 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी एक्सीलेंट मूवी है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो रोमन ने कहा था कि अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को वॉलेट किया गया तो उसके ऊपर भी हम अटैक करेंगे, ये हमारा राइट होगा और वो लीगल वॉर होगी। और लास्ट, रोम को कोई धोखा देगा, मतलब कि एक स्टेट रोम की एनिमी है और वो छुप के, रोम से छुप कर क्या कर रही है, दूसरे की मदद कर रही है, तो रोम की एनिमी की। तो रोम को जो धोखा देगा तो धोखे की सजा भी क्या होगी, वॉर होगी। सो रोम ने क्या कहा कि इन 4 कंडीशंस पे वॉर लीगल हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए जी, रोम डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। रोम डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। रोम डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। अच्छा, अब ये डेलिबरेटली, मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने फिजा को एक बात कही कि जी उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी और मैंने कहा कि मैं आपको हर चीज का नहीं लिखवा रहा क्योंकि क्लास में टाइम कम होता है, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। और वो जो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ वो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत आसान है, सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रोमन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। अब जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में वो डिफरेंट 3 टाइप्स बताई हुई है, दैट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ अलायंस, ट्रीटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है जी। बट मैं इधर क्यों नहीं लिखवा रहा कि आप ये 3 चीजें बुक से खुद देखकर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह एक आध चीज जो आसान है मैं बुक से इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ मेरे लेक्चर्स प्रिपेयर कर कर पेपर में जा रहे होते हैं, जो बड़ा नुकसानदेह होता है। सो लिहाजा कुछ चीजें आप लोगों के लिए मैं डेलिबरेटली छोड़ूंगा जो कि बहुत आसान है, सिर्फ मेंशन करनी होती है, बुक में मेंशन होती है, तो लिहाजा आप उन चीजों को काइंडली खुद कर लेंगे, ठीक है। गॉट इट जी? ओके गुड। चलें जी, ये मंशा ने जो है मेरी बात की तस्दीक भी कर दी है कि बुक में ये चीज अवेलेबल है। सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं जी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स में अगर हम जाएं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स में इस किताब में इतना नहीं लिखा हुआ, बट एक चीज मैं थोड़ा सा बताता जाऊं, वो जरा लिख लें, फिर देन आई विल एक्सप्लेन इट। मुस्लिम डिफरेंशिएट बिटवीन Muslims differentiate between combatants, 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 and non-combatants. Combatants and non-combatants. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन जो है इस किताब में, क्योंकि इंडियन ऑथर है, उन्होंने कुछ इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बट आप लोग ऐसा करेंगे कि जब अपने नोट्स बनाएंगे तो ऊपर वाले चंद पॉइंट इधर आप रिपीट कर सकते हैं। वो इसलिए अच्छा ओके, मैं रिपीट कर लेता हूँ। वो इसलिए कि वो पॉइंट्स जो हैं इस्लाम ने भी, मतलब इस्लामिक सिविलाइजेशन ने, मुस्लिम सिविलाइजेशन ने भी उन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। मैं ज़रा लास्ट पॉइंट रिपीट कर लूँ शकील के लिए कि मुस्लिम्स डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बैटेंट्स, COMBATANTS, कॉम्बैटेंट्स एंड नॉन कॉम्बैटेंट्स, COMBATANTS और फिर नॉन, NON, नॉन लगा के कॉम्बैटेंट्स। अच्छा, अब एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मुस्लिम्स के लिए आप सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, इस्लाम के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, अक्सर पेपर में आता भी है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बहस करें। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, डिस्कस, मीनिंग देयरबाय दैट इट इज़ अ दीन व्हिच इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए लाइफ। ठीक है। सो अब इसमें मुस्लिम सिविलाइजेशन ने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए रिपीट कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे है। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम ने लॉज ऑफ वॉर भी डिस्कस किए हुए हैं, लॉज ऑफ पीस भी डिस्कस किए हुए हैं। आप देखें जरा, सूरह बकरा में चले जाएं, सूरह अज़ाब में चले जाएं, नंबर ऑफ लॉज हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ आयात हैं जो लॉज ऑफ वॉर की बातें कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब कुफार की टेरिटरी में जाएं तो सूरह बकरा भी ये कह रही है, सूरह अज़ाब में भी ये है कि आपने क्या करना है, जो कुफार आपके साथ लड़ रहे हैं आप उनको मार सकते हैं। आप जब उनकी टेरिटरी में जाएं, आपने जानवरों को बिला वजह ज़बह नहीं करना, आपने लाशों की बेरुमती नहीं करनी है, आपने फसलों को नहीं चलाना है। ठीक हो गया। व्हाट आर दीज आर लॉज ऑफ वॉर। ठीक है। सो मुस्लिम ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज भी डेवलप किए हैं। मिसाके मदीना का कॉन्सेप्ट है, सुलह हुदैबिया, नंबर ऑफ ट्रीटीज मुस्लिम ने की हैं। ठीक। मुस्लिम ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज का कॉन्सेप्ट भी दिया है। अगर आपके जहन में हो कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जब कुरैश मक्का के पास एज अ मैसेंजर भेजा गया तो उन्होंने मशहूर कर दिया, र्यूमर फैला दिया कि उनको शहीद कर दिया गया है। तो मुसलमानों ने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद हो, बैत रिजवान किया था
कि जी इन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वॉलेट की है तो लिहाजा इनके ऊपर अटैक किया जाए, जो रोमन का थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया था कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वॉलेट होने पे उस दौर में क्या करते थे, उनके ऊपर वॉर किया करते थे। सो मुस्लिम ने नंबर ऑफ लॉज, अदरवाइज अगर हम डिटेल में जाएं जो कि जरूरत नहीं है, तो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स। फॉर एग्जांपल सीरतुल सगीर एक किताब है इमाम यूसुफ की लिखी हुई है, सीरतुल कबीर एक किताब है इमाम यूसुफ की लिखी हुई है, जो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है, लॉज ऑफ वॉर के ऊपर स्पेसिफिकली है, ठीक है, बट हमें इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। सो हमारा फर्स्ट एरा खत्म हुआ। तो फर्स्ट एरा जो था इट वाज क्वाइट इजी। सेकंड एरा थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, वो हम देखेंगे अभी। मैं फर्स्ट एरा को पहले रिपीट कर देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स को देखेंगे और जल्दी से जो है मेरे साथ इसको फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। हमारा फर्स्ट एरा था डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। मिडिल एजेस में हमने चार और बिफोर में चार कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ा। हमने सबसे पहले ज्यूज को पढ़ा, फिर ग्रीक्स को पढ़ा, फिर रोमन्स को पढ़ा, फिर मुस्लिम्स को पढ़ा। ज्यूज में हमने देखा कि ज्यूज ने इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट की बात की, ज्यूज ने लॉज ऑफ ट्रीटीज की बात की, और ज्यूज ने इंपॉर्टेंटली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात की। उसके बाद हम आगे ग्रीक्स ने लॉज ऑफ वॉर की बात की और लॉज ऑफ वॉर एंड पीस की बात की। ग्रीक्स ने एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात की कि कैसे किए जाते हैं, और ग्रीक्स ने आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर रोमन्स आगे, रोमन ने लॉज ऑफ वॉर को डेवलप किया फर्दर, जिसमें मेजर डेवलपमेंट थी जस्ट एंड अनजस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट, कि किन कंडीशन में वॉर जस्ट हो जाती है। वो 4 कंडीशंस मैंने आपको बताया। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज डेवलप की। उसके बाद आगे मुस्लिम में आप सब कुछ लिख सकते हैं। फर्स्ट एरा हमारा खत्म हो गया। मैं क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सेकंड एरा लिख लेते हैं। सेकंड एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी हर क्लास में आगे इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक हो गया। सो पहले जरा हेडिंग लिख लें, देन आई विल कम फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन खैर इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन अगले टॉपिक पे हैं। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, टाइम की कमी है, तो हम सेकंड पे मूव करके फिर क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक हो गया। लिखिए जी, डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। हेडिंग लिख लें, डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, क्योंकि मैं बुक देखे बगैर ही आज पढ़ा रहा हूँ। एक पॉइंट जरा रोमन्स में ऐड कर लें। रोमन डेवलप सोर्सेज ऑफ लॉस। ये भी क्योंकि फिजा ने सारा कॉपी पेस्ट किया, तो उसको देख के मेरे जहन में आ गया। रोमन्स में एक पॉइंट ऐड कर लें जरा काइंडली प्लीज। रोमन्स डेवलप सोर्सेज ऑफ लॉस। मैं दोनों सोर्सेज इधर लिख के भेज रहा हूं। पहला है जस्ट नेचुरली एंड सेकंड है जस्ट जेंशियम। पहला है जस्ट नेचुरली एंड सेकंड है, ये रोमन्स में आपने लिखना है प्लीज, रोमन में ऐड कर लें। लिख लें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ शेरशाह, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, लॉज ऑफ वॉर नहीं, ये सोर्सेज ऑफ लॉज हैं। लिखें रोमन डेवलप सोर्सेज ऑफ लॉज, सोर्सेज ऑफ लॉज लिखें, आई विल एक्सप्लेन इट देन। पहला लिखिए जस्ट नेचुरली और दूसरा लिखिए जस्ट जेंशियम। जस्ट नेचुरली के सामने लिख लें नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ लिख लें। चलें, ये फिजा पेश कर देगी साथ लिख के, थोड़ी देर में मैं ऐसी लिख रहा था। और जस्ट जेंशियम के सामने लिख लें कस्टम होता है ना, कस्टम, रस्म रिवाज वाले कस्टम्स, तो लिख लें उससे कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ। जस्ट नेचुरली एंड जस्ट जेंशियम। जस्ट नेचुरली के सामने डिवाइन लॉ एंड जस्ट जेंशियम के सामने कस्टमरी लॉ। रोमन्स ने कहा जी सोर्सेज ऑफ लॉज भी डेवलप किए इंटरनेशनल लॉ में। उन्होंने कहा जी दो तरह के सोर्सेज हैं। एक सोर्स जो है वो गुड, एक्सीलेंट फिजा आपने भेज दिया, थैंक यू। इसमें जस्ट नेचुरली जो है ये डिवाइन लॉ है। उन रोमन्स ने कहा जी जो हमारे खुदाओं के अहकामात आते हैं, जिस तरह हम देखें अल्लाह ताला के काम कुरान में आए हुए हैं और हमने उनसे लॉ डेवलप किए हैं, इस तरह रोमन्स ने कहा कि जो हमारे अहकामात खुदाओं के हैं वो भी सोर्स ऑफ लॉ हैं, क्योंकि उनसे लॉ डेवलप होते हैं। और दूसरा सोर्स ऑफ लॉ ने कहा कस्टम्स, कि जो चीज सोसाइटी में कस्टम बन जाती है, प्रिवेलिंग टाइम से चलती रहती है काफी अरसे दराज से, तो वो लेटर ऑन कस्टम बन जाती है और कस्टम बाद में सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं, ठीक हो गया। सो उन्होंने कहा जी दो सोर्सेज हैं जहां से लॉ डेवलप होता है। एक लॉ डेवलप होता है डिवाइन लॉ से, खुदा के अहकाम से, और दूसरा आता है कस्टम से। बस ये एडिशन जरा कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, मैं एक रिकैप करने की जरूरत नहीं है, या चलें कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। हमारा आज का जो टॉपिक था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें हमने पहला एरा पढ़ लिया, दैट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड बिफोर। मिडिल एजेस जो है उसमें हमने पहले ज्यूज को पढ़ लिया। ज्यूज ने इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ ट्रीटीज का, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज का कॉन्सेप्ट दे दिया। उसके बाद आगे ग्रीक्स जो है, ग्रीक्स आपने पेस्ट नहीं किया, फिजा एक जगह पे देख लीजिएगा अगर पेस्ट हो जाए। ग्रीक्स जो है उन्होंने लॉज ऑफ वॉर एंड पीस की बात की, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात की, एंड आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया। उसके बाद आगे रोमन ने लॉज ऑफ वॉर को डेवलप किया मजीद, जिसमें जस्ट
एंड अनजस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट दिया, 4 कंडीशंस बताई, सोर्सेज ऑफ लॉज बताए, जस्ट नेचुरली एंड जस्ट जेंशियम। एंड जस्ट जेंशियम के स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, GENTIUM होंगे। और जस्ट जेंशियम के बाद रोमन्स ने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज बता दी। अच्छा, उसके बाद हम आगे मुस्लिम में हमने कहा सब कुछ आप उठा के लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। और अब आ जाते हैं हम सेकेंड एरा पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th century। डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th century, सेकेंड एरा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली आपने बहुत गौर से समझना है, क्योंकि कमिंग क्लासेस में आपसे बार बार इनके ऊपर डिस्कशन आती रहेगी और पेपर में इस पोर्शन को कहीं ना कहीं वो लाजमी पूछता रहता है। सेकेंड एरा पे हमारे डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th century। ओके, अब हम कोई क्वेश्चन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज काइंडली तभी पूछेगा, हम टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि फर्स्ट एरा आई नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इजी था, उसमें कोई इतनी चीजें नहीं थी, बहुत आसान टॉपिक थे, बहुत इसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं थी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं तब आगे मूव कर लूँ। तो प्लीज अगर कोई मुझसे जल्दी से बता दे यस और नो, कोई क्वेश्चन है किसी का फर्स्ट एरा में? क्लियर, गुड, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। अब आ जाएं जी सेकेंड एरा पे। इंशाल्लाह आपको साथ साथ चीजें मैंने कहा कि एग्जैक्टली इंशाल्लाह आप लोग उसकी पूरी क्लास के एंड में रिकैप मुझे करके देंगे। नॉर्मली स्टूडेंट से मैं कहता होता हूँ जी कौन इसको रिपीट करके देगा, तो आप मेरी तरह इंशाल्लाह लेक्चर को रिपीट करेंगे अगर आप गौर से सुनते रहे। अब आ जाते हैं जी सेकंड एरा पे। सेकंड एरा में सबसे पहले लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, WESTPHALIA, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, आपने IR में पढ़ ली होगी, फर्स्ट क्लास में पढ़ाते होते हैं, 1648। अब हम पढ़ रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, पहले हम 5 से 15वीं सदी वाला पढ़ रहे थे, अब हम 16th और 17th सेंचुरी पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th and 17th सेंचुरी। दिस इज सेकंड एरा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया आपने बड़ी डिटेल में पढ़ ली होगी IR में, पर हमारे लिए इधर इसको पढ़ना इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। हाँ, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नोट कीजिएगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया क्यों हम पढ़ रहे हैं। इट एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म, इट एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म। एंड सेकंड, इट ट्रांसफर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले ये नोट कर लें। इट ट्रांसफर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग फ्रॉम चर्च टू स्टेट, फ्रॉम चर्च टू स्टेट, लॉ मेकिंग फ्रॉम चर्च टू स्टेट। अच्छा, मैं रिपीट करता हूं जी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इधर आपके जहन में होने जरूरी हैं। पहला पॉइंट ये है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया ने क्या किया कि इट एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडल्स जो होते थे, फ्यूडल्स, ये क्वेश्चन आया रिपीट का तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इट एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म। एंड सेकंड, it transferred the power of law making from church to state. It transferred the power of law making from church to state. अच्छा, अब जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया थी, इससे पहले अगर वही बात है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो फिर मैं आपको उधर मूवीज में ले जाता होता हूँ। मूवीज में इसलिए लेके जाता होता हूँ कि आप लोग देखते हैं सीजन वगैरह, तो उधर आपको थोड़ा आइडिया होता है। पहले दौर में ऐसे होता था, आप नंबर ऑफ सीजन देख लें, लाइक द लास्ट किंगडम वगैरह देख लें जो इंग्लैंड की हिस्ट्री के ऊपर बने हुए हैं, या मूवीज में, तो उस वक्त होता ये था कि जो चर्च था वो लॉ जो है लेजिस्लेशन का एक सोर्स था। ये डिवाइन लॉ होता था, जो पादरी होता था, जो प्रीस्ट होता था, वो उसको कन्वे करता था और किंग उसको इन्फोर्स करवाता। सो द सोर्स ऑफ लॉ वाज चर्च। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया ने कहा कि नहीं, the purpose of law is only to the extent of spiritual beliefs and it is no role in legislative process. So church का उसने कह दिया कोई काम नहीं है legislation करना, legislation का काम है state का। So उसने power of law making, legislative जो power थी उसको उसने transfer कर दिया from church to state। ठीक है, उसके बाद second उसने ये किया कि जो feudals थे, they were the hurdle in the development of law।
सो उन्होंने कहा जी कि फ्यूडल्स को खत्म कर दिया जाए, तो फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया। अब जो लॉ मेकिंग का काम था वो स्टेट के पास आ गया। स्टेट जो है वो लेटर ऑन ये हुआ कि जब स्टेट के पास आ गया तो स्टेट से मतलब क्या, मैसेज, लोगों के पास ये पावर आ गई। जब लोगों के पास पावर आई कि अब आप लोग बताएं जी लॉ कैसे बनना चाहिए, कैसे लॉ बनना चाहिए, तो ऐसा हुआ, हेडिंग दें, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। शेरशाह, हम इन क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, थ्योरोक्रेसी वगैरह पे भी, ठीक है, इसलिए क्योंकि इधर इतनी जरूरत नहीं है, टाइम की कमी है। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। नंबर 1, नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट, नेचुरल लॉ से है नेचुरलिस्ट। सेकंड, पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिव से है पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट। एंड थर्ड है ग्रोशियस। GRO, GROT। मैं रिपीट कर देता हूं, नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविस्ट, नेचुरलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड ग्रोशियस। GROTIAN या TIOUS भी आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख लें। ग्रोशियन स्कूल कहते हैं या ग्रोशियस स्कूल। सो ग्रोशियन बेशक लिख लें, GROTIAN, ग्रोशियन। इसको आप ग्रोशियस भी पढ़ सकते हैं, GROTIOUS अगर लिखो। एनीवे, नेचुरलिस्ट स्कूल, पॉजिटिविस्ट एंड ग्रोशियन स्कूल ऑफ थॉट। 3 स्कूल ऑफ थॉट आ गए। अब आपने जो 3 स्कूल ऑफ थॉट लिखे, इसमें जो 2 स्कूल है, नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट, इसके सामने ब्रैकेट ड्रॉ करके लिख लें बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और बोल्ड करके लिख लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आई टेल यू कि आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट के सामने ब्रैकेट ड्रॉ करके लिख लें, ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए और लिख लें बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा लाजमी, कि जब भी मैं क्वेश्चन क्लास में करता हूँ, पेपर में आता है, कहीं होता है, आपके जहन में होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ की, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, बाकी और भी कुछ आएंगे, लेकिन अभी के लिए इंटरनेशनल लॉ की 2 बेसिस हैं। ये जहन में रखिएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ की 2 बेसिस हैं, पहला है नेचुरलिस्ट, दूसरा है पॉजिटिव। तो जब भी वर्ड आएगा व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो फौरन आपके माइंड में चला आ जाना चाहिए नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट। अक्सर लोग चले जाते हैं उसमें चले जाते हैं, नहीं बस आप इधर ही है, काइंडली किसी और में ना जाएं। सो अक्सर लोग स्कूल ऑफ थॉट्स को बेसिस कंसिडर कर लेते हैं, काइंडली ये नहीं कीजिएगा। सॉरी, स्कूल ऑफ थॉट कह रहा हूं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। सो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज अ डिफरेंट थिंग एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये चीज आपके जहन में होना चाहिएगा कि नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट जो है, दे आर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और कहीं भी क्वेश्चन आए व्हाट आर द बेसिस, और कहीं भी कोई वर्ड ऐसा हो कि इंटरनेशनल लॉ की बेसिस पूछ रहे हैं, तो वो नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिव स्कूल है, ठीक है। बाकी एक और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, रेलेवेंट नहीं है इधर। आ जाते हैं जी नेशनल स्कूल ऑफ थॉट पे। पहले इसको लिख लेते हैं, देन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। टाइम बहुत कम है, जरा जल्दी चलेंगे जी प्लीज। नेशनल स्कूल ऑफ थॉट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अभी थोड़ा अवॉइड करते हैं, एंड में सेक्शन के बाद ये वाला जब पोर्शन खत्म होगा फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेचुरलिस्ट लिखिए, जरा मैं स्पीड में बोलूंगा, वेट मैं कम करूंगा आप लोगों का। लिखिए, इन द बिगिनिंग लॉ ऑफ नेचर वॉज कनेक्टेड विद रिलीजन। Law of nature was connected with religion, and it was termed as divine law. And it was termed as divine law. डिवाइन लॉ को अंडरलाइन कर लें। मैं जब भी आपको लेक्चर के दौरान कोई चीज अंडरलाइन कहूं तो वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो उसका क्रक्स होती है। सो आप लोगों को बड़ी आसानी होगी लेक्चर को समझने में। जिस चीज को मैं अंडरलाइन करूं उसको फौरन बोल्ड से किसी मार्कर से अंडरलाइन कर लिया करें या हाईलाइट कर लें। अच्छा, इन द बिगिनिंग लॉ ऑफ नेचर वाज कनेक्टेड विद रिलीजन एंड इट वाज टर्म्ड एज डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाएं। लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वाज सेकुलराइज्ड। लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वाज सेकुलराइज्ड by the jurist of 16th and 17th century. Later on this concept was secularized by the jurists of 16th and 17th century.
आगे ब्रैकेट में लिख लें क्रेडिट गोज टू होगो, HUGO, होगो, ग्रोशियस, GROTIOUS, सॉरी GROTIUS, ग्रोशियस। आज के बाद होगो ग्रोशियस की स्पेलिंग नहीं बताऊंगा। Later on, मैं रिपीट करूं, this concept was secularized by the jurists of 16th and 17th century. ब्रैकेट में लिख लें क्रेडिट गोज टू होगो ग्रोशियस, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखें ब्रैकेट के बाद एंड टर्म्ड एज, ये मैं मैसेज में सेंड कर रहा हूं, एंड टर्म्ड एज डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, एंड टर्म्ड एज डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देम से मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर थे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू देम इट वाज एन आइडियल लॉ फाउंड इन द नेचर ऑफ मैन, it was an ideal law found in the nature of man as a reasonable, रीजन रखने वाला, रीजनिंग से REASON, ठीक है, रीजन, as a reasonable being, human beings वाला being. According to them it was an ideal law found in the nature of man as a reasonable being. ब्रैकेट में आगे लिख लें rational thinking, rational thinking. Next point. It refers to the use of reason to analyze human nature, and deduct करना, माइनस करना, एक्सट्रैक्ट करना, and deduce rules from it, Next point, law of nations. Next point आइए, law of nations और international law, law of nations or international law is only a part of law of nature, ब्रैकेट में लिख लें नेचुरलिस्ट, ब्रैकेट में लिख लें आगे एंड में नेचुरलिस्ट. In other words, naturalist is the basis of international law. Naturalist is the basis of international law. अच्छा जी, ये मैंने आखिर में लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इसलिए लिखवाया ताकि आपके जहन में हो कि पुराने दौर से मेरा मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ का जब तक टर्म नहीं थी इंट्रोड्यूस हुई तो पहले इसको लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था. लाइक 17वीं सदी में इसको लॉ ऑफ नेशंस कहते थे, इंटरनेशनल लॉ नहीं कहते थे. अच्छा, दूसरी चीज, लॉ नेचुरलिस्ट का दूसरा नाम लॉ ऑफ नेचर भी यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने लिखवाया लॉ ऑफ नेचर और ब्रैकेट में नेचुरलिस्ट लिखवाया. फिजा अगर आप ये पूरा नेचुरलिस्ट के पॉइंट्स अगर पेश कर सकते हैं काइंडली कर दीजिएगा जल्दी से. अच्छा, अंडरलाइन करते हैं दो चीजों को, एक डिवाइन लॉ को अंडरलाइन मैंने पहले करवाया और एक डिक्टेट ऑफ राइट रीजन को अंडरलाइन कर लें. एक डिवाइन लॉ को और एक डिक्टेट ऑफ राइट रीजन को अंडरलाइन कर लें और ये अंडरलाइन करके फिजा जरा पेश कर दें ताकि लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकें और मैं उनको फिर उस तरह एक्सप्लेन करता जाऊं. अच्छा, अब आ जाते हैं जी नेचुरल स्कूल को समझते हैं ये कह रहा क्या है. सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए हैं.
कॉन्सेप्ट को जरा समझना है, नेचुरलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था। नेचुरलिस्ट जो थे मतलब जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया आई और लोगों ने लॉ को बनाना शुरू किया, लेजिस्लेशन करना शुरू की, लेकिन उससे पहले पूछा गया भाई लॉ कैसे बनना चाहिए, तो हर एक ने बताया जी लॉ ऐसे बनना चाहिए, दूसरे ने कैसे बनना चाहिए। तो जो सेम माइंडेड लोग थे उन्होंने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बना दिए। किसी ने अपना ओपिनियन दिया, वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया, कोई एक और बात पे मुतफिक हुए, वो दूसरे पे चले गए। सो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट बना वो नेचुरलिस्ट आया। अब नेचुरलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, ये जरा गौर से समझना है इस चीज को, फोकस जरा मेरी बात पे करना है प्लीज। जिनका ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो सारे मेरी तरफ आज ध्यान रख लें। नेचुरलिस्ट जो थे इन्होंने कहा, दो चीजें मैंने आपको अंडरलाइन करा ली, एक डिवाइन लॉ और दूसरा अंडरलाइन करवाया डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। ये दो पॉइंट समझने हैं बस पूरे इसमें। इनिशियली जब शुरू में ऐसा हुआ तो नेचुरलिस्ट के सपोर्टर्स ने कहा जी अब हर स्कूल ऑफ थॉट बता क्या रहा है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। हर स्कूल ऑफ थॉट ये बता रहा है कि बेसिस ऑफ लॉ, बेसिस मीन बुनियाद, कि व्हाट इज द बेस जिस पे लॉ बन रहा है, ये ध्यान में रखना है। हर कोई बेस बता रहा है। नेचुरलिस्ट बता रहा है कि क्या बेस है। नेचुरलिस्ट कहता है कि इसकी जो बेस है वो है डिवाइन लॉ। क्योंकि देखें सोशल चेंज विल टेक्स टाइम, ठीक है, सोशल चेंज एकदम नहीं आ जाती कि आज ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कल से लोगों का माइंड चेंज हो गया, नो, इट विल टेक टाइम। सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले हर कोई ये कहता था कि डिवाइन लॉ है, चर्च के पास आता है खुदा की तरफ से तो चर्च हमें बता देता है। तो इन्होंने भी कह दिया भाई सोर्स ऑफ लॉ डिवाइन लॉ है, बेस डिवाइन है, उस डिवाइन लॉ जो खुदा के अहकाम आते हैं उनसे हम कानून बना लेते हैं। सो डिवाइन लॉ इज दी बेस। पहला कॉन्सेप्ट इनका ये था नेचुरलिस्ट का। लेकिन लेटर ऑन एक शख्स आया जिसको हम थोड़ी देर बाद अभी पढ़ेंगे, ग्रोशियन स्कूल में, नेम वाज होगो ग्रोशियस। वो उसने कुछ व्यूज दिए, उसके व्यूज से इंप्रेस होके जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने अपना व्यू चेंज कर लिया, सेकुलराइज कर दिया, और उन्होंने कहा बेस इज नॉट डिवाइन लॉ बट द बेस इज डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, जो मैं लिखवाया। सो एक चीज रिपीट करूं कि इनिशियली इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ की बेस है डिवाइन लॉ, खुदा के कमात आते हैं उससे हम कानून बना लेते हैं, लॉ की बुनियाद वो बनती है। लेकिन लेटर उन्होंने कहा नो, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन इज दी बेस। और नाउ व्हाट इज डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, इसका जरा समझते हैं। देखिए डिक्टेट से मतलब डिक्टेशन देना, ऑफ राइट, राइट मतलब ठीक, रीजन मीन क्यास राई, रीजनिंग, जो इस्लामिक लॉ में कॉन्सेप्ट है ना क्यास करना, ऑलमोस्ट वैसे बट डिफरेंट है थोड़ा सा। सो क्यास करना, क्यास राई करना, रैशनल थिंकिंग। अब हम इसको समझते हैं व्हाट इज डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। नेचुरलिस्ट ने कहा कि जो इंसान की सोच होती है, जो उसकी थिंकिंग होती है, जो उसकी रैशनल थिंकिंग होती है, वो लॉ को डेवलप करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं समझाने के लिए बात करूं कि ह्यूमन राइट्स का लॉ कैसे बना, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि उनका व्यू अगर देखा जाए, तो वो कहते हैं जी इंसान ने सोचा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं तो जरा समझिएगा कि लेट्स से ह्यूमन राइट्स का लॉ, किसी एक लॉ की हम बात कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स का लॉ कैसे बने? ऐसे बने कि इंसान ने देखा जी सोसाइटी में उसको कई ऐसे राइट्स की जरूरत है जिसके बगैर वो नहीं रह सकता, तो उसने वो सोच की, रैशनल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और उस रैशनल प्रोसेस के बदले में ह्यूमन राइट्स के लॉ ने जन्म लिया। मीनिंग देयर बाय कि इंसान, मतलब अगर मैं अक्सर अपनी पढ़ाते हुए मैं कहता हूँ दिस इज अ लेमैन कॉन्सेप्ट। जब मैं लेमैन कॉन्सेप्ट बोलता हूँ तो वो चीज आप पेपर में वैसे नहीं लिख सकते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, ताकि आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। सो जिसको मैं कहूंगा दिस इज अ लेमैन कॉन्सेप्ट, तो वो आप पेपर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका पर्पज ये होगा कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूं जो आपको समझ जाए। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो नेचुरलिस्ट ने दूसरा जो कॉन्सेप्ट सेकुलराइज हुआ, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, तो उसका लेमैन कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसान की सोच इज द बेसिस ऑफ लॉ। इंसान की सोच इज, मीनिंग देयर बाय व्हाट अ प्रूडेंट पर्सन मीन बाशऊर शख्स, what a prudent person think is good for a society that should become law. So मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो इंसान सोचता है रैशनली ठीक, वो कानून बन जाती है। सो रैशनल थिंकिंग इज द बेस। अब ये चीज जरा कंपैरिजन में बता रहा हूं कि जैसे ही नेचुरलिस्ट बने तो नेचुरलिस्ट के स्कूल ने पहला ओपिनियन दिया था डिवाइन लॉ इज द बेस, कि खुदा के अहकाम आते हैं, उन अहकाम से हम लॉ बना लेते हैं। बट लेटर ऑन ये हुआ कि कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा नो, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन इज द बेस, मीनिंग देयर बाय रैशनल थिंकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, कि व्हाट अ प्रूडेंट पर्सन थिंक इज गुड फॉर ए सोसाइटी दैट शुड बिकम लॉ। जो इंसान सोचता है रैशनली कि वो ठीक है, वो सोच जो है इंसान की, जो थिंकिंग है, वो सोच वो कानून को जन्म दे देती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स क्यों बने? इंसान ने सोचा कि सोसाइटी में
हमें ऐसे राइट्स की जरूरत है जिसके बगैर नहीं रह सकते, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स डेवलप किया। लेट्स से चोरी का कानून कैसे बना? इंसान ने सोचा कि चोरी को रोकना है, तो उन्होंने चोरी के ऊपर कानून बना दिया। अच्छा, साइबर क्राइम से लॉज लेट्स से पाकिस्तान में नहीं थे, वो कैसे बने? कि पाकिस्तान सोसाइटी ने देखा जी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने उस सोच ने क्या किया, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम से लॉज बन गए। सो इंसान की सोच इज द बेसिस ऑफ लॉ। दिस इज अ लेमैन्स कॉन्सेप्ट। तो तीन चीजें ध्यान में रखने की जरूरी है। पहला डिवाइन लॉ, बाद में चेंज होकर डिक्टेट ऑफ राइट रीजन बन गया, और इसका लेमैन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है कि इंसान की सोच इज द बेसिस ऑफ लॉ। अब जरा लिखिएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म इसमें यह है कि लिखिए जरा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ईच सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल, प्रोपोनेंट लिख लें, सपोर्टर लिख लें, वो आपकी वोकेबलरी है जो भी लिख लें। ईच सपोर्टर या ईच प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल gave its different meanings, gave its different meanings, that is reason, 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 comma, justice, comma, general interest of the society, comma, general interest of the society, etc. क्रिटिसिज्म इसमें यह है कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, मतलब ये नेचुरलिस्ट के सपोर्टर्स थे, ये आपस में इत्तेफाक राय डेवलप ही नहीं कर सके कि व्हाट इज द बेस। कुछ रीजन कहते थे, कुछ कहते थे नहीं जी व्हाट इज जस्टिस, दैट इज अ बेस, कुछ कहते थे जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है दैट इज द बेस। लेकिन जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वो यही था जो हमने पढ़ा कि डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, कि जो इंसान की सोच होती है वो कानून को जन्म दे देती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं जी, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। हेडिंग दे दें और फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। कोशिश करें कि बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं तो तब पूछिएगा, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। पहले हेडिंग दे दें पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल, मैं इनको वापस दोबारा समराइज करूंगा। तो कोई क्वेश्चन अगर किसी का बहुत रेलिवेंट है तो काइंडली तब पूछेगा प्लीज। कोई क्वेश्चन है, फिर हम पॉजिटिव स्कूल पे मूव करें। एनी क्वेश्चन? यस, यस और नो, कोई नो कर दें ताकि मैं आगे क्लियर हूं। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब चलते हैं, बस ठीक है थैंक यू। अब आगे चलें जी। लिखिए जी पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट लिखिए जी पहले और फिर देन आई विल एक्सप्लेन। लिखे लॉ ऑफ नेचर, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉ एनेक्टेड बाय, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के लिखें लॉ एनेक्टेड बाय, एनेक्टमेंट होता है लेजिस्लेट करना, एनेक्टमेंट से, एनेक्टेड बाय appropriate, law enacted by appropriate legislative authority is binding, is binding, binding मतलब लाजम, compulsory। next point, only those rules are law, only those rules are law which have been, which have been consented by, consent रजामंदगी होता है, which have been consented by states, only those rules are law which have been consented by states, and states have accepted the, and states have accepted the binding nature, and states have accepted the binding nature of those rules. Next point, in other words,
In other words, consent means razamandgi. In other words, consent and will of the states. Consent and will, W-I-L-L, will, and ना करें बल्कि oblique कर दे. Consent or will of the states is the basis of international law. Consent / will of the state is the basis of international law. इसको अंडरलाइन कर लें. कंसेंट / विल ऑफ द स्टेट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये मैंने पेस्ट किया है, पेक्टा सेंट सर्वांडा. पेक्टा सेंट सर्वांडा. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट. एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट. एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट. और इसको पेक्टा सेंट सर्वांडा को भी अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, treaties and customs are only the sources of international law. Treaties and customs are only the sources of international law. अच्छा जी, प्रैक्टिस ये पॉजिटिविस्ट को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फिर आप जैसे ही कर लें तो इसको काइंडली पेस्ट कर दीजिएगा. पॉजिटिविस्ट में एक अंडरलाइन कर लें, consent oblique will of the state, जो मैंने लिखवाया consent / will of the state is the basis of international law, एक इसको अंडरलाइन कर लें. और दूसरा अंडरलाइन कर लें पेक्टा सेंट सर्वांडा को. इन दोनों को अंडरलाइन कर लें. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है जी. अब जरा ध्यान इधर चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है. पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है. नेचुरलिस्ट ने कहा था, हमने लेमैन कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, नेचुरलिस्ट ने कहा था कि इंसान की सोच इज द बेसिस ऑफ लॉ. जो इंसान सोचता है वो कानून बन जाता है. ठीक है, जो वो सोचता है सोसाइटी के लिए जरूरत है वो कानून बन जाता है. लेकिन जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट ने जरा प्रैक्टिकल अप्रोच दी. उन्होंने कहा जी हर जगह पे एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है. जिस तरह हर मुल्क में, पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, इंटरनेशनल लॉ में जनरल असेंबली है, अ टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन. सो उन्होंने कहा जी हर मुल्क में हर जगह एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, और उस लेजिस्लेटिव ऑर्गन में जो रूल पास होता है वो लॉ बनता है और वो बाइंडिंग होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है, ये जरा मेरे साथ काइंडली फॉलो करेंगे. पार्लियामेंट में लॉ ऐसे बनता है कि एमएनएस जो होते हैं वो बिल पास करते हैं, मेजॉरिटी जो होते हैं वो उस बिल को फेवर करते हैं, कॉन्सेंट देते हैं, रजामंदगी देते हैं, विल देते हैं, तो वो बिल बाद में पास होकर लॉ बन जाता है. पॉजिटिविस्ट कहते हैं इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी जनरल असेंबली में स्टेट्स होती हैं. जनरल असेंबली में ये होता है कि कोई बिल पास होता है, रेजोल्यूशन पास होती है. जब रेजोल्यूशन पास होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट देती हैं, मतलब अपना कॉन्सेंट देती हैं, अपनी विल देती हैं, तो वो रेजोल्यूशन लॉ बन जाता है. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा नेचुरलिस्ट कह रहे हैं. अब जरा फर्क समझिएगा जी दोनों में, काइंडली जरा ध्यान इधर रखिएगा. वो कहते हैं जी नेचुरलिस्ट कहते हैं कि इंसान की सोच लॉ डेवलप करती है. पॉजिटिविस्ट कहते हैं नो, इंसान की सोच नहीं बल्कि स्टेट्स की विल, स्टेट्स की रजामंदगी लॉ पास करती है. समझाने के लिए जरा एक इलस्ट्रेशन डेवलप कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल पॉजिटिविस्ट का ओपिनियन अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं, लेट्स से ह्यूमन, मतलब नेचुरलिस्ट ने कहा था कि ह्यूमन राइट्स का लॉ ऐसे बनता है कि इंसान ने सोचा कि सोसाइटी में जरूरत है, उस सोच ने ह्यूमन राइट्स का लॉ जन्म दे दिया. पॉजिटिविस्ट ने कहा नो, ऐसा नहीं है. मिसाल के तौर पे इंसान सोचता रहे कि जी हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, वो सोच को जब जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आता है और स्टेट्स उस सोच को, उस रैशनल थिंकिंग को कॉन्सेंट देती ही नहीं है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. जब कॉन्सेंट नहीं देंगी तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. जब रेजोल्यूशन पास नहीं होगी तो वो जो थिंकिंग थी ह्यूमैनिटी की वो लॉ नहीं बन सकती. सो उसने कहा कि व्हाट आर द बेस,
consent of the states, consent of the parties is the basis of law. इंसान सोचता रहे भाई ह्यूमन राइट्स बनाने हैं, वो उसको जनरल असेंबली में लेकर भी आ गया, जनरल असेंबली में उसको कॉन्सेंट ही नहीं मिली तो वो लॉ बनेगा? नो। तो उसने कहा व्हाट इज द बेस देन, थिंकिंग और थिंकिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी और द कॉन्सेंट? उन्होंने कहा जी कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट इज द बेसिस। सो उन्होंने कहा कि इंसान की सोच इज नॉट द बेस बट द बेस इज कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक हो गया? अब हमारे में दोनों फर्क जरा समझ लेना है। yes yes they are opposing the naturalists, they are actually giving their own theory। ठीक हो गया? सो नेचुरलिस्ट का व्यू, टाइम की कमी है जरा जल्दी चलूंगा, नेचुरलिस्ट का व्यू हमारे सामने ये है कि इंसान की सोच कानून को जन्म देती है। पॉजिटिविस्ट का ये है कि नहीं जी, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में जो पार्टीज होती हैं जब वो कॉन्सेंट देती हैं, सो कॉन्सेंट इज द बेस। दूसरी बात वो कह रहे हैं पेक्टा सेंट सर्वांडा, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। डोंट वरी, बड़ी आसान सी टर्म है, आपको याद हो जाएगी। पेक्टा से मतलब है पैक्ट किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को। सो एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। वो कहते हैं कि जब एक स्टेट एग्री कर जाती है किसी चीज पे, किसी स्टेज पे, आफ्टरवर्ड दैट स्टेट इज बाउंड टू फॉलो दैट लॉ। एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, कि अगर एक स्टेट ने एग्री कर लिया, सो दे आफ्टरवर्ड दैट स्टेट इज बाउंड टू फॉलो इट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। लेट्स से ह्यूमन राइट्स का रेजोल्यूशन आया है जनरल असेंबली में, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इन स्टेट्स ने कह दिया कि वी आर इन फेवर, वो रेजोल्यूशन पास होगी और लॉ बन गया। नाउ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और हर वो स्टेट जिसने रेजोल्यूशन में कॉन्सेंट दिया था, रजामंदी दी थी, एग्री किया था, दे आर बाउंड टू फॉलो दैट लॉ। बात समझ आ गई? सो कहने का मतलब ये हुआ एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, कि वंस एनी स्टेट हैज गिवन एनी एग्रीमेंट, आफ्टरवर्ड दैट स्टेट इज बाउंड टू फॉलो इट। फॉर एग्जांपल, जनरल असेंबली या किसी भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कोई पार्टी अगर कॉन्सेंट देती है, कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री करती है, सो आफ्टरवर्ड दैट स्टेट इज बाउंड टू फॉलो दैट लॉ। सो पॉजिटिविस्ट का इन शॉर्ट ये ओपिनियन था कि हमेशा एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास की जाती है, उसको जब कॉन्सेंट मिलती है स्टेट्स की तो वो लॉ बनता है। और कॉन्सेंट मिलने के बाद जिन स्टेट्स ने कॉन्सेंट दिया है, दो स्टेट्स आर फाउंड बाउंड टू फॉलो दैट लॉ, दैट इज टर्म्ड एज पेक्टा सेंट सर्वांडा। लेमैन कॉन्सेप्ट क्या है? लेमैन कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने कहा था, पेपर में लिखती सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि कॉन्सेंट होती है तो लॉ बनता है, कॉन्सेंट नहीं होती तो लॉ नहीं बनता। मतलब कि लॉ हमेशा कॉन्सेंट से डेवलप होता है, लेकिन नेशनलिस्ट ने कहा था लॉ इंसान की सोच से डेवलप होता है। ठीक हो गया जी? अब मैं दोनों के क्वेश्चंस पे आता हूं जल्दी से। 1-2 मिनट में कोई क्वेश्चन है जल्दी कर लें ताकि हम थर्ड स्कूल ऑफ थॉट पे जाएं, हमारे पास टाइम कम है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हामिद रजा, एक्सीलेंट आपका क्वेश्चन है। ये एक्सीलेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझसे क्लास में पूछते होते हैं, और ये जो सोच आपने बताई है, ये वाली चीज ग्रोशियस ने अपने स्कूल ऑफ थॉट में कही है, इसलिए मैंने वर्ड एक्सीलेंट यूज किया। सो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हम इसी चीज को, हामिद का जो क्वेश्चन है, इसको आगे ग्रोशियस में डिस्कस करेंगे। गुड, जबरदस्त। अब आ जाते हैं जी, जरा जल्दी से इसका क्रिटिसिज्म लिखने हैं। क्रिटिसिज्म जल्दी से इसका लिख लीजिए प्लीज, क्रिटिसिज्म लिखिएगा। ये मैं लिख रहा हूं जरा। आर्टिकल 2(4) ऑफ यूएन चार्टर, आर्टिकल 2(4) ऑफ यूएन चार्टर, ये मैंने लिखा है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, आर्टिकल 2 पैरा 4 ऑफ यूएन चार्टर, आर्टिकल 2 पैरा 4 ऑफ यूएन चार्टर। ये जरा लिख लें, क्या कहता है, जरा जल्दी से लिख लें। आर्टिकल 2(4) क्या कहता है? दो स्टेट्स which are not members of UN, those states which are not members of UN, even then they have to follow the obligations of, even then they have to follow the obligations of UN Charter. मैं रिपीट कर रहा हूं, those states which are not members of UN, even then they have to fulfill the obligations of UN Charter. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है, अप्रोक्सीमेटली दुनिया में जरा नोट कर लें, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट वेरी करता है, बट कभी आपसे एमसीक्यू में पूछेगा नहीं। दुनिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 257 है या 54 है, आई गेस 257 है, ठीक है। और उनमें से यूएन की जो मेंबर्स हैं वो 194 हैं, 194 हैं। बस आई एम ट्राइंग कीजिए जल्दी से मैं इसको खत्म कर लूं, ठीक है। और अब आप 257 में से 194 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर, हाँ 257 स्टेट्स हैं, 257 स्टेट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, आप देख सकते हैं बाद में हो जाएगा, ठीक है।
और यूएन के मेंबर्स हैं आई गेस 193 नॉट 194, गुड, ठीक है 193 माइनस करें तो 64 आंसर आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि 193 यूएन की मेंबर्स हैं और 64 यूएन की मेंबर्स नहीं है, ठीक है। सो एक चीज जरा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, आर्टिकल 24 कह रहा है कि ये जो 64 स्टेट्स हैं, जब भी कोई स्टेट यूएन की मेंबरशिप लेती है तो वो यूएन चार्टर को साइन करती है, मीनिंग देयर बाय कि उन्होंने कॉन्सेंट दिया होता है। तो मतलब ये हुआ कि 193 स्टेट्स ने यूएन को कॉन्सेंट दिया हुआ है और 64 स्टेट्स जो हैं बकाया उन्होंने यूएन को कॉन्सेंट, चार्टर को कॉन्सेंट नहीं दिया हुआ। मतलब ये कि 193 स्टेट्स जब यूएन, जैसा पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना तो वो यूएन चार्टर को साइन करेगा, तो 193 स्टेट्स जो हैं उन्होंने यूएन चार्टर साइन किया, सो दे हैव गिवन कॉन्सेंट। जबकि 64 स्टेट्स उन्होंने यूएन को कॉन्सेंट नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये हुआ यूएन चार्टर को साइन नहीं किया हुआ। सो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ये था कि स्टेट्स का जो होता है लॉ, मतलब जब भी कोई लॉ बनता है वो स्टेट्स के कॉन्सेंट से बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है। लेकिन आर्टिकल 24 इज अ लॉ, इस तरह के कई और लॉज हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखवा दिया, इस तरह कई और हैं जो कमिंग क्लासेस में देखेंगे कि ये देखें जिन 64 स्टेट ने कॉन्सेंट नहीं दिया, आर्टिकल 24 कह रहा है इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल स्टेट्स, ठीक है, दो स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएन, नॉट मेंबर, ये जो 64 स्टेट्स हैं जो मेंबरशिप नहीं ली हुई, इवन देन दे हैव टू फॉलो द ऑब्लिगेशंस ऑफ यूएन चार्टर। मतलब ये हुआ कि 64 स्टेट्स जिन्होंने यूएन चार्टर को मेंबरशिप नहीं दी, कॉन्सेंट नहीं दिया, फिर भी वो यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे। मतलब ये हुआ, क्रिटिसिज्म ऐसे हुआ कि पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि लॉ इज ऑलवेज कॉन्सेंट बेस्ड, लेकिन आर्टिकल 24 और इस तरह के कई ऐसे लॉज हैं जो कॉन्सेंट बेस्ड नहीं है बल्कि कोर्जन बेस्ड है। कोर्जन कैसे हुआ कि आर्टिकल 24 को 64 स्टेट्स ने यूएन चार्टर को सिग्नेचर नहीं किया हुआ, सिग्नेटरी नहीं है, कॉन्सेंट नहीं दिया हुआ, इवन देन ये लॉ कहता है कि वो यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे, मतलब कॉन्सेंट के बगैर। सो आर्टिकल 24 इज नॉट कॉन्सेंट बेस्ड बल्कि कोर्जन बेस्ड हो गया। अच्छा, अब जल्दी से आ जाएं, हाँ बस अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, आप इस बार लेक्चर को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो सिंपल ये ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिविस्ट कहता है कि कॉन्सेंट से लॉ बनते हैं, जबकि लॉ कॉन्सेंट से जरूरी नहीं है बनते, कुछ लॉज कोर्जन बेस्ड भी होते हैं, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दे दी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 स्टेट कह रहा है कि जो स्टेट्स यूएन चार्टर को साइन नहीं किया हुआ, जो 64 स्टेट्स हैं, इवन देन दे आर बाउंड टू फॉलो द यूएन चार्टर। अब आ जाते हैं जी जल्दी से ग्रोशियस स्कूल ऑफ थॉट पे आ जाए, जल्दी से जी ग्रोशियस स्कूल पे आ जाए, टाइम हमारे पास बहुत कम है, मुझे क्लास जल्दी खत्म करनी है। ग्रोशियस स्कूल पे जल्दी से, ग्रोशियस स्कूल के सिर्फ मैं 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बाकी बुक के अंदर हैं, वो आपने खुद देख लेने हैं, बहुत आसान है, सिर्फ जल्दी से आ जाएं। पहला पॉइंट लिखिए जी, एसेंशियल एलिमेंट, बल्कि पहले लिख लें ग्रोशियस स्कूल के बारे में लिख लें, दिस स्कूल स्टूड बिटवीन, ग्रोशियस का जल्दी से लिख लें, दिस स्कूल स्टूड बिटवीन नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट, naturalist and this school stood between naturalist and positivist। ये जो ऊपर एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा, जैसे मैंने एक्सीलेंट किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है हामिद रजा ने, कि ग्रोशियस ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक से ना तो सिर्फ नेचुरलिस्ट से लॉ बनता है ना तो सिर्फ पॉजिटिव, दोनों से मिलकर बनता है। कैसे? पहले इंसान सोचता है, जो हामिद ने बात की, और फिर उस सोच को लेजिस्लेटिव ऑर्गन में लेके आता है और फिर उसको कंसेंट दिया जाता है। ग्रोशियस कहता है कि पॉजिटिविस्ट किस चीज को कंसेंट देते हैं? किसी सोच को देते हैं। अगर कोई सोच ही एग्जिस्ट ना करती हो, अगर कोई सोच ही ना हो, ठीक है, तो फिर कैसे जो है वो करेगा, पॉजिटिविस्ट उसको कंसेंट देंगे? तो उसने कहा दोनों से मिलकर लॉ बनता है। नेचुरलिस्ट पहले सोचते हैं और फिर उस सोच के अकॉर्डिंग एक इंसान पहले सोचता है, उस सोच को लेजिस्लेटिव ऑर्गन में लाया जाता है और फिर उसको कंसेंट दिया जाता है। ठीक होगा जी, यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आ जाते हैं अब जल्दी से एसेंशियल एलिमेंट्स हेडिंग है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रोशियस स्कूल, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रोशियस स्कूल, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रोशियस स्कूल। जल्दी से पॉइंट लिख ले, मैं जल्दी जल्दी लिखवा के फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट लिखिएगा, द सब्जेक्शन ऑफ सबजुगेट से, सब्जेक्शन ऑफ टोटलिटी, टोटल से है, टोटलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस टू द रूल ऑफ लॉ, टू द रूल ऑफ लॉ। मैडम मैं 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, जरा काइंडली 5 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। द सब्जेक्शन ऑफ टोटलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस टू द रूल ऑफ लॉ। अच्छा जी, ये इंटरनेशनलिज्म वाली बात कर रहा है, वही जो ज्यूज ने की थी। देखें जरा, सब्जेक्शन सब्जुगेट होना, टोटलिटी टोटल,
ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अंडर रूल ऑफ लॉ, कि ग्रोशियस ने कहा कि तमाम जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दे मस्ट बी अंडर वन रूल ऑफ लॉ। मतलब उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए और तमाम स्टेट्स उस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, एक उसको जो है रूल के तहत काम करेंगी। ठीक है जी, जिस तरह आजकल है, बहुत आसान सा है। देखें सब्जेक्शन, तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस दे मस्ट बी सब्जेक्ट टू वन रूल ऑफ लॉ, सिंपल ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा जल्दी से, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, acceptance of law of nature as an independent source of international law, acceptance of law of nature as an independent source of international law। अगर किसी का मिस हो जाए तो ये बुक के अंदर भी है, वो कोई मसला नहीं है। सेकंड पॉइंट पे वो क्या कह रहा है, देखें जो उसने थोड़ी देर पहले बात की कि लॉ ऑफ नेचर मीन नेचुरल स्कूल, कि इंसान पहले सोचेगा, उसको सोर्स बनाया जाए नेचुरल स्कूल को, और सोर्स को फिर कॉन्सेंट दिया जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ नेचर मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल स्कूल एज अ सोर्स ऑफ लॉ, कि इंसान की सोच जो होती है वो पहले कानून को जन्म देती है और फिर उस सोच को कॉन्सेंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिकग्निशन ऑफ, रिकग्नाइज से है रिकग्निशन ऑफ एसेंशियल आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स, रिकग्निशन ऑफ essential identity of states and individuals, recognition of essential identity of states and individuals। सिंपल सी बात है, ग्रोशियस से पहले समझा जाता था इंटरनेशनल लॉ का एक ही सब्जेक्ट है और वो है स्टेट्स, मतलब सब्जेक्ट मीन जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकग्नाइज किया जाए, रिकग्निशन ऑफ एसेंशियल आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स, स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स। ये मैं जरा आपको समझा देता हूं। वो कह रहा है इंटरनेशनल लॉ में पहले समझा जाता था कि इसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स हैं और वो हैं स्टेट्स, मतलब इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स, सब्जेक्ट मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो पहले कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स पर अप्लाई होता है। ग्रोशियस ने कहा नो, इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होता है। इंडिविजुअल्स पे कैसे, लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। कैसे, देखें ना, असाइलम के लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लॉज ऑफ वॉर हैं, ठीक है जी, एक्सट्रेडिशन के लॉज हैं, जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लॉज हैं, ठीक है, लॉज ऑफ वॉर जो हैं वो सारे, तो ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो इसने कहा इंटरनेशनल लॉ के दो सब्जेक्ट्स हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, एक स्टेट्स एक इंडिविजुअल। जी जी, इंडिविजुअल्स लोगों के लिए, क्लियर हो गया। और आखिरी लिखिएगा बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस। जी फिजा ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ग्रोशियस ने नहीं दिया था, इसलिए हम इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ ग्रोशियस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ग्रोशियस ने नहीं दिया था। अच्छा, लास्ट पॉइंट लिखिए, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोमिसेस। आपको समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहा है, पेक्टा सेंट सर्वांडा। ठीक है, वो कहना चाह रहा था कि जब भी कोई स्टेट किसी चीज को एग्री करेगी और जब वो लॉ बन जाएगी तो स्टेट्स आर बाउंड टू फॉलो दैट लॉ, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया पेक्टा सेंट सर्वांडा। ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि हुगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, हुगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। ये जरा नोट कर लें, कई मतलब एमसीक्यूज है, हुगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। क्योंकि आगे जो मैंने एक दो पॉइंट्स छोड़े हैं जो आप बुक में देखेंगे, ये जरा काइंडली सुन लीजिएगा प्लीज। मैं लास्ट पॉइंट रिपीट कर देता